बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये टेस्ट आप लोगों के पास 16 मार्क्स का था इन टोटल, और इसके लिए जो टाइम था आप लोगों के पास वो 30 मिनट्स थे। इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन मौजूद थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद था जिसकी रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, 24 and 25. Compute the relevant amounts to be included under each head in the statement of profit or loss and statement of financial position, and notes to the financial statements are not required। अभी हम लोगों ने नोट्स वैसे अभी तक डिस्कस भी नहीं किए, अदरवाइज FAR 1 के पेपर में हमारे पास मोस्टली IAS 16 से रेलिवेंट नोट्स ऑफ PPE पूछे जाते हैं। अच्छा, वो कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। जब अकाउंट्स वगैरह के ऊपर अच्छी अप्रोच हमारी हो जाएगी तो फिर नोट्स बनाना बहुत ईजी हो जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नोट्स की जरूरत भी नहीं थी। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर देखें ना तो आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा गया है कि 2023, 24, 25 में आप लोगों ने अपनी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन कौन सी वैल्यूज रखनी है। तो इट मींस दैट वो आपसे एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछ रहा है, और दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट पूछ रहा है, लेकिन जस्ट फॉर 1 ईयर नहीं पूछ रहा, फॉर 3 ईयर्स आप लोगों के पास एक्सट्रैक्ट पूछे जा रहे हैं, और उससे रेलिवेंट उसने आपको ये डाटा प्रोवाइड कर दिया। अब जब आप लोगों ने जाना था इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ, तो उसके लिए भाई सबसे पहले तो अपने पास क्वेश्चन पढ़ लिया करें। ये आदत बना लें कि आप लोगों ने पहला काम करना है रिक्वायरमेंट्स को रीड करना है, उसके बाद आप लोगों ने पूरे क्वेश्चन को रीड करना है, और उसके बाद आपने सोल्यूशन की तरफ जाना है। बगैर क्वेश्चन पढ़े कभी भी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना। अब जैसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, अब हमारे माइंड में आ गया कि मैंने बताना क्या है उससे, उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। हाँ, उसके अलावा अगर कोई और अमाउंट मैंने फाइंड करनी होगी ना तो वो मेरी वर्किंग का पार्ट बनेगा। अब हम इसको कैसे जाके सॉल्व करेंगे, हम लोग कहेंगे ऑन 1 जनवरी 2023 डेल्टा एक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। तो आपको आइडिया हो गया कि उसने आपसे एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2023 मांगा था। तो 2023 हमारे लिए फर्स्ट ईयर है, और इसी साल के बिल्कुल स्टार्ट में हम लोगों ने जाकर एक मशीन को एक्वायर कर दिया। अब मशीन को अगर जाकर हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है तो उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ एसेट हमारे पास कैसे आएगी? अब आप लोगों ने देखा लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन। अब आपके माइंड में क्लिक होता गया कि भाई लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगी। देन फ्रीट चार्जेस कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये भी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगी। स्टॉक ट्रेनिंग फॉर यूज ऑफ मशीन ये आप लोगों के पास एक्सपेंस हो जाएगी, और ये कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनती, और ये ट्रेनिंग जिस साल इनकर्ड होती है उसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगी। देन देखें, कहते हैं प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट होती है। देन परचेज ऑफ 3 इयर्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसी 3 इयर्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात आई है तो ये पीरियोडिक कॉस्ट है, और पीरियोडिक कॉस्ट कभी भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनती। तो इसने एक्सपेंस आउट होना है, लेकिन ये अगले 3 साल तक एक्सपेंस आउट होगी। ये एक ही साल में एक्सपेंस आउट 23 में नहीं हो जाना। इसने 3 इयर्स का है तो 528 डिवाइडेड बाय 3 आप करोगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 176,000। तो 176,000 जाकर ईच ईयर आप लोगों ने एक्सपेंस आउट करना है। फिर देखिए हमारे पास आया एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में यूज होता है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। देन प्री डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। अब ऊपर लिस्ट प्राइस थी तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, तो हम लोग जाकर इस अमाउंट को लेस करेंगे। देन आया हमारे पास एस्टिमेटेड लाइफ इन मशीन, और ये जो एस्टिमेटेड लाइफ इन मशीन और हमारे पास आई है ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में यूज होगी। तो यहां से पता चला कि हमारे पास जो लाइफ है ना इन ईयर्स नहीं है, इन मशीन और है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना प्रोडक्शन मेथड,
ये एसेट प्रोडक्शन तो नहीं है ये, लेकिन उसमें सिमिलर यूनिट्स की भी हम लोगों ने बात की थी। तो हम लोग यहाँ पर मशीन और को बेस बनाएंगे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या बताया उसने, कहते हैं मशीन और यूज ड्यूरिंग द ईयर ended 31st December 2023, 24 and 25 were 2000, 3200 and 1400 respectively. अब हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ मशीन और जाएगा, लेकिन उसके लिए 23 के लिए हम लोग जाकर 2000 मशीन आवर्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे, 24 के लिए 3200 एंड 25 के लिए 1400 मशीन आवर्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होगा। ऑन 1 जनवरी 2025 में 23 गुजर गया कंप्लीट, 24 भी कंप्लीट गुजर गया, 25 के बिल्कुल स्टार्ट में जाकर डेल्टा जो कंपनी है जिसकी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं डिसाइड्स टू अपग्रेड द मशीनरी बाय एडिंग अ न्यू कंपोनेंट at a cost of rupees 1,753,000 अपग्रेडेशन हो रही है। अब ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है जिसके बारे में हम लोगों ने डिसाइड करना है कि ये कैपिटल एक्सपेंस है या रेवेन्यू नेचर में है, हम इसको कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाएं या इसको एक्सपेंस आउट करें। तो आपको क्वेश्चन में बताया गया दिस अपग्रेडेशन लीड टू अ रिडक्शन इन द प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट of goods being manufactured by the machine। तो यहां से पता चला कि इस अपग्रेडेशन के अगेंस्ट हमारे मशीन्स की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम लोगों ने यही देखा था कि अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट आपके एसेट में किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट्स आ जाएं तो आपने ऐसे एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना है। तो ये जो एक्सपेंस है ये आप लोगों ने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं लेकर जाना, ये आप लोगों की कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगा। ऑलराइट, अच्छा फिर अगर बात होती सिर्फ इतनी तो किसी किस्म का कोई चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं था। अगर बात सिर्फ इतनी रहती हम सिंपली जाते और कॉस्ट ऑफ एसिड में इसको शामिल कर देते, लेकिन आगे देखें उसने क्या कहा, कहते हैं इस अपग्रेडेशन की वजह से द अपग्रेडेशन also increase the estimated remaining life of the machine on 1st January 2025 to 8000। कहता है कि जो हमारे अपग्रेडेशन हुई उसकी वजह से मशीन की जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो इंक्रीज हो गई और वो 8000 हो गई, जबकि पहले कितनी थी 12। तो ये तो डिक्रीज हो गई है, क्या सही है? नहीं, अब इस 12,000 में से 2000 इन फर्स्ट ईयर, 3200 इन सेकेंड ईयर, यूजफुल लाइफ यूज भी तो हो चुकी है ना। तो टोटल यूजफुल लाइफ हम कितनी यूज कर चुके हैं 5200 आवर्स, एम आई राइट? तो 12,000 में से अगर 5200 आवर्स आप कैंसिल कर दो तो 1 जनवरी 2025 को आपके पास जो रिमेनिंग मशीन आवर्स हैं वो 6800 थे, एम आई राइट? अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होए तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था कि एक तो आप लोगों ने कैरिंग अमाउंट लेनी है और दूसरा क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अगर ये हमें 8000 ना बताता और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आ जाए किसी भी किस्म का तो मैं डिवाइडेड बाय 12,000 नहीं करने वाला, मैं डिवाइडेड बाय 6800 करता। लेकिन उसने मुझे कहा कि भाई ये 6800 नहीं है, ये हमारे पास रिमेनिंग रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ अब देखो इंक्रीज हो गई और कहां पे पहुंच गई 8000 पे। क्या वो 6800 नहीं है, अब वो कितनी है 8000। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखें, तो मतलब 2025 के लिए अगर मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना होगा तो उसके लिए मैं रिमेनिंग रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ ऑफ 8000 आवर्स को यूज करूंगा। फिर क्या कहता है, एंड एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू टू रुपीज 350। अब ये भी तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, जबकि पहले हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी 175 और अब कितनी है 3। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट भी आ गया इन ईयर 2025। यहां तक की बातें क्लियर सब बच्चों को? अच्छा, अब जाकर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ लिया तो मेरे माइंड में क्लिक किया कि भाई मेरे मेन पेज पे क्या जाना चाहिए। अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की
तो वहां पर तो मेरे नॉन करंट एसिड का जिक्र हो रहा है, तो नॉन करंट एसिड जाके रिकॉर्ड करूंगा हर साल के एंड पर उसकी कैरिंग, और वो कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डब्ल्यूडीवी। मैंने हर साल के लिए वो रिकॉर्ड कर देनी है। साथ में अगर कोई और चीज होगी तो वो भी देख लेंगे, लेकिन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएंगे तो हम लोग हर साल के एक्सपेंसेस देखेंगे। हर साल के एक्सपेंसेस में कौन कौन सा एक्सपेंस आ रहा है। आप देखिए, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ लिया तो माइंड जरा क्लियर हो गया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो हर साल का आएगा, लेकिन उसके साथ साथ और कौन सी चीजें हैं आपको पता है। वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया था 3 साल के लिए, हर साल के लिए वो एक्सपेंस भी आएगा। फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग कॉस्ट भी आएगी, वो भी आप लोगों का एक्सपेंस हुआ था। एम आई राइट? ये वो चीजें थी जो आप लोगों ने शो करनी है। अब आपने देखना है कि इन चीजों को फाइंड कैसे करें। अब डायरेक्टली तो बता ही नहीं गई, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कैलकुलेट करने के लिए पहले तो कॉस्ट ऑफ एसिड का होना जरूरी है। तो हम लोग अपने पास कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन करेंगे कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसिड क्या है, फिर डेप्रिसिएशन मेथड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट फॉर द ईयर 2025 भी हम उसके ऊपर लेकर आएंगे, तब जाके वो सारी वैल्यूज मिलेंगी और हमें इस क्वेश्चन से 10 मार्क्स मिल सकते हैं। अब इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन था ना, वो सॉल्यूशन आप लोगों ने कुछ इस तरह से प्रिपेयर करना था। अच्छा, आप लोग जाएंगे अपनी मेन शीट पर, यहां पर आप लोगों ने अपने पास लिख लिया कि ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद आप लोग बनाने जा रहे हो एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास कौन सी है, जैसे प्रॉफिट और लॉस, आप लोग उसके बारे में पहले बता दें। अब देखिए, क्वेश्चन में उसने कौन सी स्टेटमेंट पहले बोली थी, कोशिश क्या करें कि क्वेश्चन के सीक्वेंस को फॉलो करें। तो उसने आपसे क्या कहा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो आप लोग यहाँ पर, अच्छा, फिर कंपनी नेम गिवन होता है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि आप लोगों ने अपने पास उस कंपनी का नेम लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज आ रही है, डेल्टा। तो आप लोग जाओगे अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पास, यहाँ पर अपने पास वो मेंशन कर दोगे कि आप लोग किसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, डेल्टा की। क्या आप बनाने जा रहे हो, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फिर यहां पर आपने उस टाइम ड्यूरेशन को भी बताना है कि कौन से टाइम पीरियड के लिए। तो कौन से टाइम पीरियड के लिए हमारे पास मौजूद है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अच्छा, अब देखें, ये सिर्फ 23 नहीं है, 23, 24 एंड 25। अब देखिए, हर साल के लिए अलग अलग नहीं कैलकुलेशन करनी। ऐसी सिचुएशन में आप अलग अलग कॉलम रखा करो, क्योंकि चीजें तो एक जैसी होती हैं ना, सिर्फ कॉलम को चेंज कर दिया करो। अब आप अपने पास यहां पर आओगे और यहां पर आकर आप लोगों ने अपने पास बता देना है फॉर द ईयर 2023, 2024 एंड 2025। बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद आप लोग देखो यहां पर आप क्या कुछ जाकर लिखोगे। क्वेश्चन में एक नजर देखें, क्या कहीं पर अमाउंट की राउंडिंग ऑफ है, तो आप भी ना करो। बस इस रूल को याद रखें, क्योंकि राउंडिंग ऑफ में ना फिर क्वेश्चन गड़बड़ कर जाता है। जिस तरह से क्वेश्चन में डाटा गिवन हो, सॉल्यूशन में डाटा वैसा जाना चाहिए। क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ है आप कर दो, क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ नहीं है आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अब हमने लेने हैं मार्क्स। मार्क्स हमें कैसे मिलेंगे भाई, देखो, सबसे पहली चीज, क्या आप लोगों को पता चल नहीं गया था, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट आप लोगों के पास एक्सपेंस होना है, क्या ख्याल है। तो ये चीज तो आप लोग जाकर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लिख सकते थे कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट हमारे पास एक्सपेंस होना है, लिखा जा सकता था इतना। अच्छा, ये वैल्यू अब जाकर आप लोगों ने अपने पास एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर देनी है, स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। लेकिन ये हर साल के लिए नहीं जाएगी, ये सिर्फ उस साल जिस साल ट्रेनिंग हुई। तो ट्रेनिंग कौन से ईयर में जाकर हुई थी, देखें 2023 में, लेकिन कितनी कॉस्ट लगी इसके ऊपर, 351,000। तो आप लोग यहां पर जाके लिख दो 351,000, ये कॉस्ट आपकी कंप्लीट हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या चीज आनी है, डेप्रिसिएशन तो आनी ही है।
लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए अभी आप लोगों को जाकर कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन करना है। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो जाकर आप लोग इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो? वो आपके पास क्या था, मेंटेनेंस कॉस्ट। तो आप लोग जाओगे और अपने पास इस मेंटेनेंस कॉस्ट को रिकॉर्ड कर दोगे। मेंटेनेंस कॉस्ट। अच्छा, ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी ना आप लोगों के पास, ये बेसिकली अब बताई कितनी गई थी आप लोगों को? कितनी बताई गई थी आप लोगों को इन टोटल? 528। क्या हर साल 528 जाएगा? ये 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, तो हर साल कितनी वैल्यू जानी है? तो इसके लिए आप लोग जाओगे अपने पास, ये देखो यहां पे आप आके रिकॉर्ड कर दो कितना था टोटल। 528,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी? 176,000 ईच ईयर। एम आई राइट? और हर साल के लिए आप लोगों ने ये जाकर रिकॉर्ड कर 176,000। किसी को डाउट? अब और क्या चीज इसमें आ सकती है हमारे पास? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और इसके लिए जाकर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। एम आई राइट? किसी को कोई डाउट? चलिए, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अलावा क्या कोई और ऐसी चीज है जो हम लोग यहां पे लिखना चाहें? नहीं। अब हम लोग चले जाएंगे अपनी सेकंड स्टेटमेंट की तरफ, और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या आएगी? एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका एक्सट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं। मैंने नेम को कॉमन रखा हुआ है कि मैं ये जो वर्किंग करने जा रहा हूं ना, ये मैं डेल्टा के लिए करने जा रहा हूं। और पहले मैं जाके बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, देन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये मेरे पास बन जाएंगे। बात क्लियर? देखो भाई, अपने टाइम को भी सेव करना है, चीजें भी सारी देनी है हम लोगों ने। अब ये जो एक्सट्रैक्ट बताना है ना भाई, ये भी फॉर द ईयर 2023, 24 एंड 25, ये तीनों के लिए आएगा। अच्छा, अब इसमें हम लोग जाकर क्या कुछ लिखेंगे? जी, क्या कुछ इसमें जाकर हमें लिखना चाहिए? कॉस्ट। जी, हर हेड के लिए अलग अलग कॉस्ट, साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और रिजल्ट आ जाएगा कैरिंग अमाउंट। ऑल राइट। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी मुझे कुछ लिखना चाहिए? हाँ जी। क्या आपको लगता है कि इसके अलावा, एसिड्स की डिटेल्स के अलावा भी मुझे कुछ लिखना चाहिए? वो जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट था, वो 3 साल के लिए था। मैं उसके लिए पे कर चुका हूं इन ईयर 2023। क्या आप लोगों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग में एक्रूअल्स प्री पेमेंट्स नहीं पढ़े थे? तो ऐसा नहीं है कि वो मेरा प्री पेड एक्सपेंस है। तो प्री पेड एक्सपेंस कहां पे रिकॉर्ड होता था? करंट एसिड में। अच्छा, वो करंट एसिड में इसलिए रिकॉर्ड होता था क्योंकि उसने अगले ही साल यूटिलाइज हो जाना है। मतलब वो हमें 12 मंथ से कम के बेनिफिट देता था, इसलिए करंट एसिड के तौर पे रिकॉर्ड होता था। लेकिन अगर आज के दिन आप गौर करें, तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आप 2023 में मौजूद हैं, आप 528 का एक्सपेंस कर चुके हैं। एम आई राइट? लेकिन उसमें से अभी एक्सपेंस किया कितना है? 176 का एक्सपेंस किया है। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच गई जो आप लोगों ने इन एक्सेस पे की हुई है? रिमेनिंग अमाउंट आप लोगों के पास बच गई 352,000 की। क्या वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है? तो क्या वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आएगा? लेकिन क्या 352 करंट जाके पोर्शन बनेगा? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ये अगले 2 साल का एक्सपेंस है, 1 साल से ज्यादा के बेनिफिट नहीं दे रहा। तो क्या ये नॉन करंट बनेगा? तो भी आंसर है नो। ऑलराइट। क्यों? जितना इसने अगले साल में जाकर बेनिफिट देना है, वो इसका करंट पोर्शन कहलाएगा।
और आपने देखना है कि इसने अगले साल में कितने बेनिफिट देने हैं, और 1 साल के बाद अगर कोई बेनिफिट दे रहा है वो नॉन करंट पोर्शन है। तो आपने इसके करंट और नॉन करंट पोर्शन को अलग अलग से मेंटेन करना था। करंट पोर्शन करंट एसिड में जाएगा और जो लॉन्ग टर्म पोर्शन है वो नॉन करंट एसिड का पार्ट बनता है। ये बात मेरी समझ आई है? ये चीजें FR1 में हम बहुत ज्यादा करेंगे कि मेरा कोई भी एसिड होगा, इवन कि मेरी कोई लाइबिलिटी होगी, तो मैं ऐसा नहीं है उसको सिर्फ करंट या नॉन करंट एसिड या लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। जैसा कि लोन, लोन के बारे में अगर खामोश है और बैंक लोन है तो हम लोग कहते हैं कि ये लोन हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। एम आई राइट? मैंने पे नहीं किया बात, एट द एंड ऑफ द ईयर मैं उसको जाकर अपनी नॉन करंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दूंगा, किसी को कोई डाउट? लेकिन अगर वो आपसे ये कह दे कि भाई मैं इंस्टॉलमेंट्स में इसकी रीपेमेंट कर रहा हूं, इंस्टॉलमेंट्स में इसकी रीपेमेंट कर रहा हूं, लोन है आपका 100 का और जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो आप 25 ईच ईयर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो अगले 4 साल तक पेमेंट करोगे। इस साल के एंड पर जो लोन है वो 100,000 का है, अगले साल 25 की आपने जाकर पेमेंट कर देनी है, रीपेमेंट। तो आपका जो लोन है ना वो 100,000 का रहेगा, लाइबिलिटी के तौर पर ही रहेगा, लेकिन जो अगले साल रीपेमेंट कर रहे हो वो करंट पोर्शन बनेगा और जो रिमेनिंग है वो नॉन करंट पोर्शन। यही केस इसके साथ आना था कि आप लोगों ने यहां पर आकर ये अपने एसिड वगैरह को रिकॉर्ड करने के बाद एक लाइन चाहे छोड़ देते, आप लोग लिखते लॉन्ग टर्म पोर्शन पोर्शन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, और इसी तरह से आप लोग लिख देते शॉर्ट टर्म। अब यहां पर आप लोगों के पास ये आ जाता शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जगह पर आप लोग करंट और नॉन करंट पोर्शन भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ आई? किसी को डाउट? अच्छा अब जरा गौर करें, अब अगर मैं 2023 में हूं, ये वो चीज है मैं जो मैं जल्दी से जाकर रिकॉर्ड कर सकता हूं। अगर मैं 2023 में मौजूद हूं, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट थी 528 की, उसमें से 176 मेरा एक्सपेंस आउट हो गया, बाकी बढ़ गई 352 की, उसमें से 176,000 अगले ही साल यूज हो जाना है, ये करंट पोर्शन। तो 352 में से 176 तो करंट पोर्शन बन गया, तो नॉन करंट पोर्शन कितना आया? 176। तो क्या टोटल जो मेरे पास मेरा एसिड है वो 352 का हो नहीं गया? टोटल जो मेरे पास मेरे एसिड्स की वैल्यू है जो प्रीपेड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, क्या 352 का हो नहीं गया? सिर्फ फर्क क्या आया है कि करंट और नॉन करंट पोर्शन को अलग अलग कर। मेरी बात पिक कर चुके होंगे। अच्छा जब हम जाएंगे 2024 में तो फिर 176 का एक्सपेंस एक मरतबा फिर से हो गया, 2 मरतबा 176 का एक्सपेंस हो चुका है इन 2023 एंड 2024। ऑलराइट, आप 2024 के एंड पर हैं, प्रीपेड एक्सपेंस कितना बच गया आपके पास? और वो 176 शॉर्ट टर्म है, अगले ही साल यूटिलाइज हो जाना है, तो यहां पर आकर 176,000 वो शॉर्ट टर्म रिकॉर्ड करना है। तो क्या 2024 में किसी किस्म का कोई नॉन करंट प्रीपेड एक्सपेंस है? नहीं, कोई भी नहीं है। तो जब आप लोग जाओगे 2025 में, 2025 में क्या आपको किसी किस्म का कोई करंट और नॉन करंट पोर्शन मिलेगा? कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो करंट पोर्शन मौजूद था वो इस साल एक्सपेंस आउट हो चुका है। मेरी बात समझ आ गई? ये चीजें भी आपने जाके रिकॉर्ड करनी थी। अब अक्सर स्टूडेंट पता है क्या करते हैं कि इन चीजों को ना इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हो। ऑल राइट, किसी को डाउट यहां तक? चले अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने नॉन करंट एसिड्स की। जब उसकी कॉस्ट का आइडिया हो जाएगा तो फिर उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी फाइंड करना हमारे लिए इजी है। अब हमें तो कॉस्ट का ही पता नहीं है, तो हम लोग जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन का सोल्यूशन इतना ही था
अब हम लोग जाएंगे इसकी वर्किंग की तरफ। अच्छा, कोशिश क्या करें कि अगर फर्स्ट पेज पे आपका क्वेश्चन आ रहा है, मेन पेज पे क्वेश्चन रहने दें और नेक्स्ट पेज पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। ऑलराइट, उसी पेज के ऊपर वर्किंग ना आने दें, वर्किंग अगले पेज से स्टार्ट कर दिया करें। तो यहां पर हमारे पास आ जाएंगे, हमारे पास वर्किंग नोट्स, एंड द फर्स्ट वर्किंग इज जी, और फर्स्ट वर्किंग क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन था, चले मैं ऐसे लिख देता हूं जी, कॉस्ट ऑफ एसिड। अब हमने देखना है कि इस कॉस्ट ऑफ एसिड में कौन कौन सी चीजें शामिल थी। हाँ जी। अच्छा, अब ये कोई मेरा पीआरसी का पेपर तो है नहीं ना, कि मैं जाकर डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करूं और उन्हें बता दूं कि भाई मेरे पास कॉस्ट ऑफ एसिड इतनी आ रही है। क्या ऐसे ही करेंगे हम लोग? नहीं, उन्हें ना जाकर एक एक चीज के बारे में बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी चीज शामिल कर रहा हूं और कौन सी चीज मैं इग्नोर कर रहा हूं। अब मेरे पास कौन कौन सी चीजें इधर पार्ट ऑफ एसिड्स थी? जी, सबसे पहले मेरे पास क्या आ गई? लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन। हाँ जी, क्या शामिल होगी? आप लोग यहाँ पे गए और आप लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन। हाँ जी, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? हाँ जी, द वैल्यू इज 9.2 मिलियन। ये जाकर आप लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, अब देखिएगा नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? फ्री चार्जेस, और फ्री चार्जेस की वैल्यूज 263,000। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और ये कितनी है? 245,000। 245,000। नेक्स्ट वन इज स्टॉक ट्रेनिंग नहीं आना, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, और प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग हमारे पास कितनी आ रही है? 193,000। ये रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट वन इज परचेज ऑफ, ये नहीं आना। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू नहीं आना। ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस, और ये हमारे पास कितना आ रहा है? ये देखें, अब लिस्ट प्राइस हमारे पास क्या है? हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय 5%, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको जाकर हम लोगों ने माइनस करना है। जी, क्लियर। नेक्स्ट वन इज यूजफुल लाइफ गिवन है, तो हमें कॉस्ट ऑफ एसिड का पता चल जाएगा, एंड द कॉस्ट ऑफ एसिड इज 9,441,000। जी, ऑल क्लियर। कॉस्ट ऑफ एसिड इज 9,441,000। ये वैल्यू आप लोगों ने यहां से उठाई, और 2023 के लिए भी आपके पास यही कॉस्ट ऑफ एसिड है, 9,441,000। 2023 के लिए सेम वैल्यू आएगी, और सेम वैल्यू ही 2024 के लिए आ जाएगी, लेकिन 2025 के लिए सेम वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? अपग्रेडेशन हो गई थी, और वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगी। वो अपग्रेडेशन कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट। क्या कॉस्ट ऑफ एसिड में से, अब देखें, आपने एक चीज पढ़ी थी कि रिप्लेस्ड पार्ट,
अगर हम लोग किसी किस्म का करते हैं तो न्यू पार्ट की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनती है, और जो रिप्लेस्ड कॉस्ट है, रिप्लेस्ड पार्ट की कॉस्ट, वो हम लोग डी रिकॉग्नाइज करते हैं। बात याद है, क्या हम लोग कुछ डी रिकॉग्नाइज करेंगे? कुछ भी नहीं। हम कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर रहे, हम अपग्रेड कर रहे हैं कि पहले जो वैल्यू मौजूद है उसमें ऐड कर देंगे। तो उसमें कितनी वैल्यू जाकर ऐड करनी है हम लोगों ने, अब वो वैल्यू हमें बताई गई थी, और वो वैल्यू हमारे पास क्या है, 1753,000। तो हमारे पास ईयर 2025 के लिए ये कॉस्ट तो एज इट इज ओपनिंग के तौर पर जाएगी। 2020 देखो, 2024 का क्लोजिंग क्या कॉस्ट का अकाउंट अलग से बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से बनेगा। अब कॉस्ट का क्लोजिंग 2024 का क्या होगा, 9441,000, एम आई राइट? तो 2025 का ओपनिंग वही नहीं आएगा, और उस ओपनिंग में आप लोगों ने ऐड कर देनी है अपग्रेडेशन, एक किस्म की एडिशन हो गई ना। तो जैसे ही एडिशन करोगे तो देखो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, और वैल्यू है कितनी, 1753,000। आपने वो जाकर इसमें ऐड कर दी, तो आप लोगों के पास वैल्यू बन जाएगी 11194,000। फर्स्ट 3 इयर्स के लिए क्या आप लोगों को कॉस्ट की समझ आ गई? अब हमारे पास क्या चीज रह गई, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, अब वो डेप्रिसिएशन हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का पार्ट भी बनती जाएगी, और साथ में एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, और उसकी वजह से कैरिंग अमाउंट भी आ जाएगी। अब अगर हम लोग जाकर बात करें भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, और वो हमारे पास हो वर्किंग टू, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास कैसे आएगा? देखिए भाई, कौन सा मेथड है, मशीन और, अब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं है ना यहाँ पर, मशीन और है, सम ऑफ ईयर डिजिट नहीं है, मशीन और मेथड है ये हमारे पास। अच्छा, अब मशीन और मेथड है, ये 2023 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी, उसकी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय लाइफ इन आवर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय हम लोगों ने जितने इधर यूज किए। एम आई राइट? मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे बन जाएगा, हम लोग जाकर इसको कैलकुलेट करेंगे। जी, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसिड, द कॉस्ट ऑफ एसिड इज 9441,000 माइनस करेंगे रेजिडुअल वैल्यू विच इज इक्वल टू 175,000, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 12,000 के साथ, जो उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी 12,000 के साथ। तो ये मेरे पास पर और वैल्यू क्या आ जाएगी, 772। कॉस्ट ऑफ एसिड इज 9,441,000। अच्छा चले, इसमें कोमा का इस्तेमाल नहीं होना, इज इक्वल टू 772,1667, ये पर और मशीन रेट है, पर और रेट डेप्रिसिएशन रेट है। जबकि आपने 2023 में कितने और यूटिलाइज किए, 2,000। तो आप लोगों के पास जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी रेट मल्टीप्लाइड बाय जो यूज, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 15,443
9333 ये 2023 के लिए आप लोगों के पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एनी प्रॉब्लम? बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखिएगा, इसको जाकर आपने रिकॉर्ड करना है। एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1544 ऐसे, यही है ना? अच्छा, और यही आप लोगों के पास बन जानी है आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, और इसको आप लोगों ने जाकर लेस करना है। और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 789 इज इक्वल टू दिस। ये आपके लोगों के पास कैरिंग अमाउंट आ एट द एंड ऑफ ईयर 2023। क्या यही वैल्यू आ रही थी ना? अच्छा, नेक्स्ट ईयर की अगर बात करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन ईयर 2024, तो रेट तो हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा, किसी को डाउट? लेकिन जो हम लोगों ने मशीन और यूटिलाइज के इन ईयर 2024 वो हमारे पास कितने हैं? 3200। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या आ जाएगा? 2470933, यही है ना? 2470933 ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन द ईयर 2024 आ जाएगा। किसी को डाउट? क्या आपके कैलकुलेटर्स पे यही आ रहा है ना आंसर? 24709 ये आप लोगों के बाद डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बनेगी आपके पास? देखें, प्रीवियस ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये हम लोगों ने बेसिकली लेस करनी है, और ये तो ये टोटल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? किसमें? ये हमारे पास आंसर आ रहा था 2470933, यही आंसर था ना? जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 401526। तो आप लोगों के पास कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 2024 इज 5425734। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, फिर देखिए, आप लोगों के पास आया ईयर 2025, लेकिन 2025 में एक तो हो गई एडिशन, ऑलराइट, और वो एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है। तो हमें ना उस एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें फर्क किस चीज से पड़ा? जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हुए। तो जब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हुए तो हमारा रूल क्या था? कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब हम लोगों ने जो डेप्रिसिएशन रेट वगैरह कैलकुलेट करना है ना, वो जाकर इस न्यू वैल्यू के ऊपर नहीं करना। 8000 की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, इस वैल्यू के ऊपर हम लोगों ने चार्ज नहीं करनी। हम लोगों ने यहां से कैरिंग अमाउंट उठाना, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, उसमें ऐड करेंगे अपग्रेडेशन की कॉस्ट। तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट एट 1 जनवरी 2025 बनेगी। ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ एसेट है। अब इस कॉस्ट ऑफ एसेट ने नहीं जाना। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के कॉन्सेप्ट को देखो, तो हमने कहा नहीं था कि जो हमारे पास कैरिंग अमाउंट होगी एट द टाइम व्हेन एस्टीमेट्स चेंज, हम उसको जाके डेप्रिशिएट क्या करेंगे? तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितनी है? लेकिन ये कैरिंग अमाउंट तो उस टाइम की है जब अभी तक अपग्रेडेशन नहीं हुई थी। तो जब अपग्रेडेशन हो जाएगी तो क्या हमने उसको कैपिटलाइज नहीं किया? तो हमारी कैरिंग अमाउंट का पार्ट। किसी को डाउट? अच्छा, अब देखिएगा जरा,
अब जब हम लोग जाकर अपने पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे फॉर द ईयर 2025, फॉर द ईयर 2025 हम लोग जाकर अपने पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास चल रहा है ईयर, यहां पे चल रहा है रेट, यहां पे हैं ऑर्स, बेसिकली लाइफ ऑर्स, और ये हमारे पास आ रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हाँ जी, क्लियर है ये बात। अच्छा, अब रेट कैसे कैलकुलेट करना है? अब रेट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने लेकर आना है अपने पास कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड कितनी है? 5 4 2 5 7 3 4। इसमें ऐड कर दो अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन कितने की होगी? 17 जी 53,000। इसको डिवाइडेड बाय करो 8,000 के साथ, ये आ जाएगा आपके पास रेट। और इन ईयर 2025 में आप लोगों ने कितने और यूटिलाइज किए? तो आप लोगों के पास डेप्रिसिएशन रेट क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या आ जाएगा फॉर द ईयर? 1256278 जी। हाँ सॉरी, ये रेजिडुअल वैल्यू साथ में आ जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है। इसमें से अब माइनस करेंगे रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू, और वो रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 350,000। अच्छा, ये आप लोगों के बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 1195028 जी। इसको 8,000 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है, क्योंकि हमारी जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आ गया, तो जो रिमेनिंग रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ है वो अब हमारे पास 8,000 है। यहां पर देखें ये क्या कहता है, ये इस सेंटेंस को पढ़ें। द अपग्रेड ऑल्सो इंक्रीज द एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ ऑफ मशीन टू 8,000। तो अब 2005 के लिए, 2025 के लिए जो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ 8,000 मशीन ऑर्स करनी है जी। 1400 फॉर द ईयर हमने इतने आवर्स यूटिलाइज किए हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 1400 करेंगे। टोटल लाइफ 8,000, ड्यूरिंग द पीरियड कितने मशीन आवर्स यूटिलाइज हुए? तो वो 1400 थे, तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए 1400 यूटिलाइज करेंगे। बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अब हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या बन गया? 1195028। ये जाके हम लोग रिकॉर्ड करें 1195028। ये आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो अब हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगी? इज इक्वल टू दिस 5210294, and the carrying amount at the end of the year is 5983706। ये था आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और ये उसकी वर्किंग। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ चुकी। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 1 में? अच्छा, अब आप लोगों के टेस्ट में बेसिकली 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन को इन डिटेल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।